अभिवादन स्वीकार करें। मैं भारती कबलाना इस वक्त मौजूद हूँ जज्जर के इनेलो कार्यालय में और मेरे साथ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इनेलो पार्टी के कद्दावर नेता प्रमोद राठी इस समय चर्चा में मेरे साथ मौजूद है। जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के हालात आप देख पा रहे हैं कि दिन प्रतिदिन है लगातार है बदलाव होते जा रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक बदलाव हों या फिर मेवात हिंसा की बात हम करें। तमाम परिस्थितियां हैं हरियाणा प्रदेश की वो बदल गई हैं। उसके बाद है सरकार ने सफाई दी कि किसी न किसी तरह से काबू पाया गया, लेकिन है लाखों का जान माल का हानि हुई है। लगातार है दुकानें जला दी गई, कारें जला दी गई। उसके बाद के क्या हालात हुए और इनेलो पार्टी इसको किस तरह से देख रही है, तो मेरे साथ चर्चा में युवा जिला अध्यक्ष रहे प्रमोद राठी मेरे साथ मौजूद है। और अभी यात्रा इनेलो की लगातार चल रही है और लगातार है ग्राफ भी है इनेलो का वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं चर्चा करता हूं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जो आपने कीमती समय से निकाल के हमें बातचीत के लिए अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद भाई, की जिस तरह से लगातार है मेवात हिंसा हुई, आप किस नज़र से उसको देख रहे हैं? ये सीधा मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को समझ चुका है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र था। कहीं ना कहीं आज सत्ता में बैठी जो सरकार है वो आम जनता की नज़रों में उसका कोई भी ग्राफ नहीं बचा। और आप पीछे इनके इतिहास से देख लो कि इनके पास सिर्फ राजनीति धर्म की और जात पात की है। विकासी मुद्दे, रोजगार या कोई भी आर्थिक मुद्दा इनके पास नहीं होता। इनके पास होता है धर्म, जात पात। तो ये सब प्रक्रिया सरकार के द्वारा रचित है। ये मैं नहीं मानता कि आम जनता ने कोई दंगे फसाद किए हैं, क्योंकि अगर आम जनता दंगे फसाद करती तो शायद सरकार उसको रोक लेती। लेकिन ये सब सरकार की चाल थी, सरकार को सब पता था, उन्हीं के आदमी हैं और उन्होंने ये सारे काम कर रखे हैं। जिस तरह से एक बिट्टू बजरंगी हैं या कहें कि मोनू मानेसर हैं, इस तरह से नाम आए, इनका कितना आप इसमें भूमिका मानते हैं या ये निर्दोष हैं, या आप क्या मानते हैं? मैं एक बात बताऊंगा आपको। अगर हम किसी भी दल के पद पर बैठे हैं तो सबसे पहले हमें उसकी मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए कि उसकी मर्यादा क्या होती है। हम किसी को टारगेट करके अगर आप शब्द बोलते हैं तो हम उसके गुनहगार हैं। हमें कोई भी अधिकार नहीं है हम किसी के बारे में कोई आलोचना करें, बेवजह कोई भी उनको नीचा शब्द बोले। मैं नहीं मानता कि ये उनने ऐसा प्रयोग करना चाहिए था जो उन्होंने, हमने भी देखी है सोशल मीडिया पे जिस तरह के प्रयोग कर रखे हैं। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं ये उन्हीं बातों को लेकर मुद्दा बना दिया। ये सब मैंने बताया ना आपको, ये रची रचाई थी। नहीं तो आप एक बात बताओ, जब एक चीज़ हो रही है कि भाई मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी है वो उसके कारण ये दंगे हुए, वो पहले सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो आ चुकी हैं। सरकार के पास इतने तंत्र होते हैं कि वो वहीं इस चीज़ को काबू कर सकें थे, वहाँ पे पुलिस की तादाद ज़्यादा कर सकें थे। भाई इन दोनों को पहले अपने हिरासत में लेकर आम जनता में एक मैसेज दे सकें थे कि भैया अगर भाईचारा ख़राब करने वाले लोग हैं तो ये हमने इनको रोक दिया है, आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे भाईचारा खत्म हो। नॉर्मल ही चीज़ थी। प्रशासन की भी ढील रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? भाई साहब, जो राजा जैसा होगा तो भाई साहब प्रशासन तो वहीं जाएगा ना। प्रशासन की क्या गलती? वहाँ बेचारे प्रशासन के व्यक्ति भी जो हैं वो इस षड्यंत्र के हत्थे चढ़े हैं। तो जैसे आदेश होंगे वो उसी तरह काम करेंगे ना, मजबूरी होती है उनकी। जिस तरह से लगातार है भाजपा कह रही है कि हमने राजस्थान को बोल दिया है कि मोनू मानेसर पर कार्रवाई कीजिए, क्या हरियाणा सरकार इस पे कार्रवाई नहीं कर सकती? आप क्या मानते हैं? एक बात बताओ आप, दंगा हुआ है हरियाणा के अंदर, राजस्थान सरकार ही कार्रवाई क्यों करे? हरियाणा सरकार कार्रवाई करो। जिन लोगों के कारण दंगा फैला है उन पर भी करो, जिन्होंने दंगा करे उन पर भी करो। ठोके करनी चाहिए और आम जनता को वहाँ एक शांति का संदेश दो और उनको समझाओ, उनके बीच में जाओ। सरकार के जो व्यक्ति हैं चुने हुए, उनने वहाँ जाना भी चाहिए। आप एक बात बताओ ना, वो वोट लेने तो चले जाएंगे,
आज उधर दंगा हो रखा है तो भी तो जाना चाहिए ना, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? बस तो फिर वहाँ जाकर उनके अंदर अच्छा शांति का संदेश दें, बात करें, लोगों को समझावें। हम गांव में देखते हैं झगड़ा हो जाता है, गांव के मौजूद आदमी वहाँ जाकर दोनों पक्षों को समझाते हैं, वो बातें ख़त्म हो जाती हैं। अब मैं परिवर्तन यात्रा से जिक्र करता हूँ कि मेवात के सिंगार गांव से यात्रा शुरू हुई और अब है जो माहौल है, कहीं ना कहीं इनेलो को आज भी याद कर रहे हैं वहाँ के निवासी। वो कह रहे हैं कि चौटाला साहब से उम्मीद है और उम्मीद भरा आपकी पार्टी ने बयान भी जारी किया, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने। तो मेवात को किस नज़र से 2024 में देख पा रहे हैं आप? मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, चौधरी देवीलाल जी ने कभी भी धर्म या जात पात की राजनीति नहीं करी। उन्होंने राजनीति करी है किसान कमेरे की, मजदूर की, व्यापारी की, जिनको मूलभूत सुविधाएं दी हैं, हर बिरादरी को साथ लेके चले हैं वो। और नू तो पहले भी चौटाला साहब का गढ़ रहा है और आगे भी चौटाला साहब का ही गढ़ रहेगा। कहीं ना कहीं अब ये जो दंगों वाली सूरत में देख रहा हूँ ना, तो ये साजिश उस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है कि सिंगार गांव से ही जो परिवर्तन पद यात्रा शुरू करी गई, जहाँ से उसकी नींव रखी गई, वो नींव इतनी मजबूत होगी आज के टाइम में कि सरकार की जड़ें हिल चुकी हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से। इसी कारण नू को टारगेट किया गया है। मैं आपको, हमें जो अंदेशा लग रहा है, सीधी सी बात है। और हरियाणा की जनता को पहले भी पता था, आज भी पता है, आगे भी पता रहेगा। ये देखो, राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, बदलती रहती हैं। कई बार क्या होता है, दुष्प्रचार फैला के आदमी को जनता की नज़रों में कुछ और दिखा दिया जाता है, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आएगी, झूठ के पैर नहीं होते। और 2024 के अंदर हरियाणा का मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी होंगे। उनका इस हरियाणा की जनता ने इस चीज़ को मान लिया है और वो एक समान हर धर्म, हर जाति को लेकर और इस हरियाणा का उद्धार करेंगे और इस हरियाणा को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। जिस तरह से कुछ लोगों का ये भी मानना कि कंडेला कांड हो या महम कांड हो, आपकी सरकारों में भी इस तरह से हुआ है, तो अब इतना क्यों परेशान हैं कि मेवात में ये हो गया, वो हो गया, बयान जारी करते हैं? मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। चलो बड़ी, आपने कहा कि कांड हुआ है, सरकार थी, हुआ था, हम मानते हैं, लेकिन उस कांड के बाद चुनाव हुए थे ना, उसी कंडेला से और महम से हमारा ही विधायक चुन के आया। अगर सरकार का कहीं हाथ होता ना तो भाई साहब नहीं आता। बहुत ही जल्दी चुनाव आने वाले हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, मेवात के अंदर वोटिंग भी होगी। और अगर सरकार का हाथ नहीं हो, सरकार विफल ना हो, तो वहाँ से उनका कैंडिडेट चुनका होगा ना। अगर इनका कसूर हुआ तो भाई साहब नोटा की वोट ज़्यादा पाऊंगी, बीजेपी की कम पाऊंगी। लिख लो मेरी बात ने, तो जल्दी चुनाव आएगा, आपका इंटरव्यू ऑनलाइन रहेगा, चेक कर लियो मेरी बात ने। मणिपुर में भी इससे पहले बड़ी दर्दनाक घटना हुई थी, उसके बाद है बैक टू बैक ये इस तरह से हो रहे हैं, तो इसको आगे की तस्वीर क्या मान के चलते हैं? कब से नहीं हो रहे? जब से ये सरकार सत्ता में बैठी है। कभी किसान आंदोलन, कभी 2016 का जाट आंदोलन देखा होगा आपने, उसको क्या रूप दे दिया था, देखा ना आपने। तो ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें तो जनता समझ चुकी है। इनके पास इससे अलग रास्ता तो नहीं बचा, कोई है कोई रास्ता? जज्जर जिले की कितनी सीटों पे इनेलो प्रभाव डालेगी अब की बार? भाई साहब कितने के, चारों की चारों लेंगे। कितनी की होती है इसमें? है कॉन्फिडेंस पूरा? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं भाई साहब, होगा जितना और पार्टी होगा। देरी से चुनाव लड़ेंगे आप? वो देखो पार्टी का निर्णय होगा, मैं नहीं कह सकता कुछ भी। जो पार्टी का आदेश होगा, मेरे को किसी और साथी को, वो फैसला है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारा नहीं है। हम हैं छोटे से कार्यकर्ता, चौधरी देवीलाल द्वारा लगाए गए इस पौधे को सींचने वाले हैं हम ये फैसले नहीं कर सकते, वो फैसला पार्टी करेगी। जो फैसला पार्टी को, वो हम सब ने इसका मंजूर है। हम तन मन धन से मेहनत करके जिस भी भाई को पार्टी आगे करेगी उसका साथ देकर उसको विधानसभा में भेजेंगे, ऐसे नहीं। जिस तरह से सीएम
मनोहर लाल जी का ये बयान आया कि वसूली की जाएगी दंगाइयों से, वो एक तरह से कंट्रोल कर पाएंगे या फिर ये एक स्टेटमेंट तक ही सीमित रह जाएगा? क्या मानती है इनेलो पार्टी? अब से पहले बहुत बातें जो स्टेटमेंट तक सीमित रहेगी, तो मेरे को नहीं लगता। और वसूली, फिर वही बात आ जाती है, वसूली जिनसे करोगे वो भी शायद उनके ही हैं और ना करेंगे वो भी उनके ही हैं। वसूली किस चीज़ की कर लो भाई साहब आप? जो माहौल हरियाणा के अंदर ख़राब करा है उसकी कौन क्या वसूली कर देगा, बताना मेरे को। जो बीता हुआ समय गया है, वो जो टाइम उस दंगे के कारण वहाँ की जनता ने निकाला है, उसकी मेरे को वसूली बता दो। खट्टर साहब क्या वसूली कर देंगे, बता दो मेरे को आप। नुकसान जान का भी था, माल का भी था, और सबसे बड़ा नुकसान होता है इंसान की शांति का, ठीक है, और उसके जीवन का। और इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं होता। मैं तो मानता नहीं भाई साहब, मैं हर धर्म को मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा धर्म मैं इंसानियत मानता हूँ। और वहाँ इंसानियत काफ़ी है, इंसानियत वहाँ डरी है। तो भाई साहब किस चीज़ का आप खामियाजा भर दोगे वहाँ? उस समय को कैसे वापस ला दोगे? उस अमन चैन शांति को बता दो मेरे को। गाड़ी जल गई या और कुछ हो गया, वो खामियाजा तो भर सकता है व्यक्ति, लेकिन जो वो माहौल बना है, वो जो समय उन लोगों ने वहाँ निकाला है, इस पूरे हरियाणा ने, पूरे हिंदुस्तान ने, वो कहाँ से वापस आ जाएगा मेरे को ये बता दो ना। अगर सरकार इतनी ही समझदारी की बात कर रही थी तो ये चीज़ होनी ही नहीं थी। ये सब फजूली बातें, ये बयानों में रह जाएंगी, बात खत्म। और शुक्रिया बातचीत के लिए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 2-3 पत्रकार साथी हैं अपने जैसे झज्जर से ही, जैसे आपने पूछी कि झज्जर की सीटों में से, भाई साहब झज्जर किसी की पुश्तैनी नहीं है, आप ये जोर लगाना छोड़ दो। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ आप जिसकी पुश्तैनी समझते हो ना झज्जर को, किसकी मानते हैं आप, किसकी समझते हैं? अरे आप लोग समझते हो, हम तो समझते नहीं। मैंने आपसे ये पूछा था कि 4 सीटें अब नहीं थी आपके पास, तो दोबारा फिर चुनाव है, तो अब की बार आप कितना मजबूत हैं? मेरा ये नहीं था किसी की पुश्तैनी है, किसी के बाप होती, ये मैंने तो कुछ कहा नहीं। कारण बताऊँ मैंने क्यों कहा आपसे, क्योंकि 2-3 बार स्पेशली झज्जर की इस तरह झज्जर से राजनीति करते हैं तो झज्जर की ही पूछेंगे ना। आपसे मैं मेवात का जिक्र करूं तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि मैं तो झज्जर से हूं। मैं झज्जर की राजनीति नहीं करता, हम हरियाणा की राजनीति करते हैं। मैं पहले तो आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि हरियाणा के वासी हैं और हम हरियाणा की जनता की राजनीति करते हैं, उनके भले की राजनीति, कि कैसे इस हरियाणा को इन लुटेरों से बचाया जाए। ठीक है, तो आप पूरी कीजिए, वो बात पूरी कीजिए। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आने वाले चुनाव में जिन लोगों को वहम है और जिन लोगों ने झूठ बोल कर इस हरियाणा की जनता से वोट ली, किसी के नाम पे जमुना पार यमुना पार, और फिर वहीं जाकर वो हमारे सीधा सीधा जेजेपी है, वो तो अब की बार है डाउन है, वो तो आम जनता भी जानती है। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किस तरह जाएगा। ऐसा है, जिसका नाम ही झूठ से शुरू हो जाए ना, उसका नाम लेना मूर्खता होती है। वो झूठ से ही शुरू हुए थे और ख़त्म हो गए। झूठ, क्योंकि मैंने आपको बताया झूठ लंबा नहीं चलता, एक बार दौड़ता है बुराई और झूठ, एक बार दौड़ेगी सरपट, लेकिन वो दौड़ कर फिर ख़त्म हो जाती है। सच्चाई धीरे 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 लोगों को पता चलती है और उसका एक वजूद होता है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान, पूरे हरियाणा की जनता से अपील करूँगा कि अपना भाईचारा खराब ना करें। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होती है, उसको मान के चलें। किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी प्यासे को पानी पिलाएं, ये सबसे बड़ा धर्म है और सभी बातें झूठ फरेब है। इस तरह से आपने यात्रा निकाली मेवात से, उस समय कैसा माहौल लगता था और उनका व्यवहार और बर्ताव कैसा था? इतना अच्छा व्यवहार था भाई साहब, मैं लगातार वहाँ रहा हूँ। मैं जब तक यात्रा थी, जैसे आम हम हैं आज हैं वैसे ही था। और जब से ये दंगा हुआ है, उससे पहले भी मेरे साथी हैं वहाँ, सरपंच साथी भी हैं और वैसे भी मेरे साथी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, हर तरह के हैं। मेरी उनसे बात भी हुई है, वो नॉर्मल चीज़ें थी, आज भी वही हैं, वैसा कोई मामला नहीं है। ये तो सिर्फ मैं बताने लग रहा भाई साहब, एक षड्यंत्र था कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, जाकर कहेंगे क्या हरियाणा के अंदर बुरा हाल हो रखा है, पीने के पानी नहीं, गांव में गलियां नहीं,
भाई खेतों के अंदर पानी खड़े हैं, फसल का कोई साधन नहीं, कागजी कार्रवाई में हर कुछ कर दिया, हर कुछ, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शुक्रिया बातचीत के लिए। ये थे मेरे साथ भापड़ोदा गांव से सरपंच भी हैं, इनेलो के कद्दावर नेता भी हैं प्रमोद राठी, जो नो मेवात हिंसा पे हमने इनसे बातचीत की, मणिपुर को लेकर बातचीत की, और आज जो हरियाणा प्रदेश के वर्तमान हालात हैं उन पर भी हमने इनसे चर्चा की। और भी जो तमाम नेता होंगे या छात्र नेता हों या कोई आम जनता की खबर हो, हम आप तक पहुंचाने में एक कोशिश करेंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहे न्यूज़ एजेंसी जज्जर।